नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय रामनगर में मौजूद है। ये पर्वतीय इलाका है और रविवार को यहाँ पे एक किसान पंचायत हुई थी जिसमें वन गुर्जर और ऐसे लोग यहाँ पे आए हुए थे जो अपनी ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में यहाँ की सरकार ने वन गुर्जरों को वनों से हटाने का, उनको वहाँ से खाली कराने का एक तरीके से अभियान चलाए हुए है। हमारे साथ वन गुर्जर संगठन के जो कुमायूं मंडल के अध्यक्ष हैं सफ़ी, इनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्याएं यहाँ पे हैं। सफ़ी भाई, आप बताइए कि क्या अभी समस्याएं हो रही हैं और किस तरीके से आप लोग इस किसान आंदोलन से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा साथियों, हम वन गुर्जर समुदाय से हैं। जैसे वन गुर्जर लोग जो है पहले गर्मियों में पर्वतीय क्षेत्रों में जाया करते थे, फिर सर्दियों में तराई बाबर भरा करते थे। तो हमारा जो व्यवसाय है, हम लोग दूध उत्पाद करते हैं। मगर क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग जो है शुल्क भी देते थे, परमिट होता था हम लोगों का, और अब फौरी डिपार्टमेंट जो है हम लोगों को हटाने का काम कर रही है, दमन कर रही है और लोगों को उत्पीड़न कर रही है। उस संदर्भ में जो है हम फौरी राइट एक्ट के जो है दावे भर रहे हैं, FRS CFR दोनों। वन अधिकार कानून को हम नहीं जानते थे, मगर जो है हमारे बीच हमारे बहुत बड़े साथी हैं, संयोजक हमारे तरुण जोशी जी, उत्तराखंड वन पंचायत संगठन मोर्चा से, उन लोगों ने पूरे उत्तराखंड के लेवल में वन गुर्जरों की फौरी राइट एक्ट में समझ बनाई कि तुम्हारे लिए ऐसा महत्वपूर्ण कानून आया है, वन अधिकार कानून, जिसमें तुम लोग जी सकते हो। तो हमारे कुमाऊं रीजन में सन 2013 से पहले खेती होती थी, मगर जो है फौरी डिपार्टमेंट ने उसको रोकने का काम किया। मगर फौरी राइट एक्ट में वन अधिकार कानून के दावे भर के व्यक्तिगत सामुदायिक दोनों, उसके बाद जो है हमारे कुमाऊं में पूरे अब जो है खेती दोबारा से शुरू हो गई है। और इस लड़ाई में हम लोग जो है हमेशा संघर्ष कर रहे हैं और हाई कोर्ट भी इसमें जो है लड़े। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट से 19 दिसंबर सन 2016 को हाई कोर्ट डबल बेंच ने एक फैसला सुनाया था कि वन गुर्जरों को 1 साल के भीतर बाहर कर दिया जाएगा। उस संदर्भ में भी तरुण जोशी से हम लोग मिले और इन्होंने रविंद्र सिंह गढ़िया जी वहाँ हमारे एडवोकेट रहे सुप्रीम कोर्ट में, और पूरे उत्तराखंड के लेवल में जो स्टे भी आया है। अब अभी क्या स्थिति है? क्या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो जंगल से लकड़ी के लिए मना करता है, जड़ी बूटी जो लोग लाते थे वो उसके लिए मना करता है? अभी क्या क्या बंदिशें उसने आयत कर दी हैं? अब जैसे उत्तराखंड में जो है लोगों की आजीविका जंगल से ही चलती थी, लोग लकड़ी लाते थे। और पहले हमारे यहाँ जो कुमाऊनी लोग और पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, वो लोग भी तेंदुपत्ता लाते थे और जो है साल का फूल लाते थे। और बम्बू जो है यहाँ बांस का खूब काम होता था, बावड़ का काम होता था जिसकी बांध बढ़ते हैं, और पूले का काम होता था, उसमें अपनी आजीविका चलाते हैं। अब लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए असमर्थ हैं और वनों से लोगों को रोका जा रहा है। रेता बजरी अगर कोई टोकरी से या जो है तसले से ला रहा है या अपने घोड़े तांगे से ला रहा है, उस पर जो है केस थोप दिए जा रहे हैं। और जो खनन माफिया हैं जो डंफरों से ला रहे हैं, उन लोगों को जो है कोई बिल्कुल खुली छूट है। तो ऐसा दमन हो रहा है और ऐसे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। कानून का जो है कानून का तो बिल्कुल जो है बिल्कुल एक तरफ रख के, और जो है उल्टा ही कानून हो गया है। उल्टे कानून। आप लोग बता दें कि जो वन गुर्जर बेसिकली पशुपालक समुदाय है और ये भैंसे पालते हैं और इनके पास दूध का कारोबार होता है। गर्मियों में ये ऊपर चले जाते हैं और जाड़े का जब समय होता है तो तराई के क्षेत्र में आ जाते हैं। ये जो आवागमन की प्रक्रिया है, इसको भी बाधित कर दिया गया है। इसमें क्या सरकार का कहना है और कब से ये उन्होंने बाधित कर दिया है कि ऊपर नहीं जाना है? और सरकार का कहना ये है कि वन गुर्जर लोग जो है जम्मू कश्मीर से आए, यहाँ के लोग नहीं हैं। और हमारे हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि सन 2018 में जिम पार्क के 57 परिवार का मामला आया था और जो रिजॉर्ट का ये इनको हटाने की बात की थी, उसमें स्पष्ट कोर्ट ने बोला था कि वन गुर्जर लोग 4 दशक पहले आए और सीजनल आते थे और अपने सीजन के बाद जो वापस चले जाते थे। तो इनका यही नीति है इनकी। और जो हम लोग जो है वन गुर्जर, जो मुस्लिम गुर्जर हैं, इनमें और जो पहाड़ी समुदाय के जो चरावा लोग हैं, हम लोगों का जो बहुत परिवारिक संबंध है। हम लोगों का जो रिश्ते में आने, शादी ब्याहों में न्योता और बिल्कुल जो है भेदभाव कुछ नहीं है, मगर वो हम लोगों को बांटना चाहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इनको बांट कर और हम जो है कामयाब हो जाएं, इनको वनों से बाहर निकालें। सबको जो है वनवासी, या टोंगिया गांव है या गोडखत्ता है या वनग्राम है या वन गुर्जर है, सबको वो वनों से बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी चोरी जो है फिर खुली हो जाएगी। क्योंकि हम लोग तो सूचना करते हैं, हमने तो आज तक जो है वन को बचाया है, तो इसमें जो है उनका हटाने का प्रयास है। तो उसमें वन में मैंने एक शेर भी जोड़ा है, वन है वनवासियों का घर का बगीचा, वन के फूल वनवासियों की आंगन की फुलवाड़ी है, वन को बचाते भी हैं वनवासी खुद साथियों,
पूरे डिपार्टमेंट वन को बेचने का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ये सफ़ी जो हैं वो गज़ल गायक भी हैं और एक तरीके से शायर भी हैं, थोड़ी बहुत तुकबंदियाँ ये बनाते हैं। और वो तुकबंदियाँ जो मैंने सुनी हैं कि वो कितना सरल तरीके से कोयल की बात करते करते किस तरीके से वो सरकारी डंडे की बात पे वो ख़त्म होती है, ये बड़ा दिलचस्प आपका है। कभी इत्मीनान से उस पर बात करेंगे। तरुण जी जो हैं इस पूरे इलाके में जो ग्राम्य जो वन ग्राम है उनके अधिकारों को लेकर के ये काफ़ी लंबे समय से काम करते रहे हैं। अभी किसी संगठन से जी वन पंचायत संघर्ष मोर्चा हम लोगों का संगठन है और वन पंचायत संघर्ष मोर्चे का जो गठन हुआ था वो शुरुआत में 2001 में जब हुआ था तो वो वन पंचायतों की लड़ाई को लेकर के हुआ था, क्योंकि उसमें वन पंचायत की नियमावली बदल रही थी। रामनगर में जो किसान पंचायत हुई है इसमें एक बहुत प्रमुख मुद्दा आ रहा है कि ग्राम में जो वन ग्राम है उसमें ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो नहीं मिल रहा है सरकार, और इसमें क्या क्या नियम है, कितना यहाँ पे वन गुर्जरों की संख्या है, इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ अगर आप बता सकें। जी देखिए, अगर पूरे में उत्तराखंड की बात करूं तो लगभग 200 से ऊपर उत्तराखंड के भीतर वन गाँव हैं और इन वन गाँव की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे एक श्रेणी टोंगिया की है। टोंगिया का मतलब है वो पद्धति जिसमें अंग्रेज़ों ने 1930 में शुरू किया था और वो लोगों को जंगल के भीतर बुलाते थे और उनसे पेड़ लगवाते थे। तो ऐसे लोग जब 1970 में टोंगिया पद्धति ख़त्म हुई तो जंगलों के भीतर रह गए। एक तो उनके गाँव हैं, दूसरे हैं गोठ और खत्ते। तो गोठ जो है वो बेसिकली वो लोग हैं जो पहाड़ से अंग्रेज़ों के समय से चराई के लिए यहाँ आते थे, 6 महीने यहाँ रहते थे और 6 महीने फिर पहाड़ लौट जाते थे। उनमें से भी काफ़ी सारे लोग जब ये आवाज़ जावत ख़त्म हुई, कानून बदले, तो ये इन जंगलों के भीतर छूट गए। वो खत्ते हैं, वो गोठ हैं। और तीसरी जो श्रेणी है वो है खत्ते की, जिसके भीतर जो है गुजर लोग रहते हैं। और ये समझिए कि गुजरों की आबादी लगभग 1 लाख से 1.5 लाख की आबादी अभी गुजरों की है। और आप शुरू करेंगे अगर नैनीताल ज़िले से लेकर के देहरादून तक और फिर आगे उत्तरकाशी तक, तो इस पूरे इलाके में और पौड़ी और टिहरी में भी आपको जो है गुजरों के खत्ते जो है जगह जगह पर दिखाई देंगे। और गुजरों का जो यहाँ आगमन था वो अंग्रेज़ों के यहाँ आने से पहले का है। ये एक बहुत जो है ऐतिहासिक बात है अपने आप में कि जब अंग्रेज़ आए और उन्होंने यहाँ के इतिहास को थोड़ा लिखना शुरू किया और असल मकसद तो उनका ये था कि वो यहाँ के जंगलों पर अपना कब्जा करना चाह रहे थे। तो उन्होंने गुजरों को जंगल का बहुत बड़ा दोषी बताया और उनके जो शुरुआती बिल्कुल जो दस्तावेज हैं उनमें वो लिखते हैं कि गुजर तराई के जंगलों का बहुत बुरी तरीके से दोहन कर रहे हैं। ये शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये साथ में ये बताते हैं कि गुजर अंग्रेज़ों के आने से पहले इस जंगल के भीतर जो है मौजूद थे। अब तीसरी तरफ एक और कैटेगरी जो बनती है कि पहाड़ के भीतर जो लोग थोड़ा सा इतिहास जानते हैं वो ये इस बात को जानते हैं कि उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें 11 ज़िले हैं, उसमें वनों के जो जिसको हम कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, सामूहिक वन प्रबंधन, उसकी एक बहुत अच्छी प्रणाली है जिसको वन पंचायत कहा जाता है। और ये वन पंचायत अपने आप में पूरी दुनिया में मैं तो कहूँगा इस तरीके से सामुदायिक वन प्रबंधन की एक बिल्कुल अनूठी जो है प्रक्रिया है और जिसको लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ कर के जो है हासिल किया है। कहीं पर दान में मिली हुई चीज़ नहीं है। जब उनका इसका मतलब है कि सामुदायिक तरीके से वनों का संरक्षण करना और उनसे अपनी आजीविका को भी जोड़े रखना, ये कुछ ऐसा निश्चित रूप से। देखिए, जैसा कि हम पहले भी हमने कहा था कि उत्तराखंड या कोई भी जो पर्वतीय इलाका है उसके भीतर जो खेती है वो खेती केवल ज़मीन के ऊपर नहीं हो सकती है। खेती हमेशा वन से जुड़ करके होगी, क्योंकि वो बनी है जो आपको पानी भी देगा, जो आपको खाद भी देगा, आपके जानवरों के लिए पत्ती भी देगा। अब हम एक चीज़ जो जानना चाहते हैं वो ये है कि इन लोगों का जो दावा है, जो 2006 का जो FRA है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वो क्या कहता है और ये सरकार कहाँ पंगा फंसा रही है और क्या इन लोगों को अधिकार मिल जाना चाहिए था अब तक, और क्या वो पूरी कानूनी प्रक्रिया है? जरा जी देखिए, 2006 में पूरे देश में एक संघर्ष के बाद एक कानून आया जिसको वन अधिकार कानून 2006 कहा जाता है। और एक तरीके से इसकी जो वो जो प्रारंभिक इसकी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में ही जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो ये कहते हैं कि वनवासियों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उस अन्याय के परिमार्जन के लिए ये कानून लाया जा रहा है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ऐतिहासिक अन्याय क्या था जिसका परिमार्जन आप अभी करने की बात कर रहे हो। वो ऐतिहासिक अन्याय यही था जो अंग्रेज़ों ने आकर के लोगों के हक ख़त्म किए। अभी सरकार ये मान रही थी कि हम दोबारा से इस कानून को बना करके इन हकों की बहाली करेंगे। और कानून अपने आप में बहुत ही जो है उस कानून में मोटा मोटी 2-4 बिंदु बता। कानून अपने आप में बहुत ही बेहतर कानून है
इतना बेहतर कानून आज़ादी के बाद और कोई बना नहीं है। इस कानून के भीतर सबसे पहले तो 3 तरीके के हकों की बात करी गई है, जिसमें एक व्यक्तिगत हक है, जिसमें कहा गया है कि जितनी भी ज़मीन के ऊपर कोई व्यक्ति रह रहा है और खेती कर रहा है, 4 हेक्टेयर तक की एक बाउंड्री लगाई गई है, लेकिन 4 हेक्टेयर से नीचे जो है वो ज़मीन उसको मिलेगी, उसको मालिकाना हक मिलेगा पट्टे के तौर पे। एक बात ये कही गई है। दूसरी बात कही गई है कि सामुदायिक हक की, मान लो कि ये चरवाहे हैं अगर गुर्जर, और वो जंगल के भीतर जो है अपने जानवरों को चरा रहे हैं, तो जितने इलाके में वो चरा रहे हैं वो इनके मैनेजमेंट में आएगा। ठीक है, मैनेजमेंट सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस जंगल में फिर क्या लगाना है, क्या काटना है, क्या रखना है, ये सब जो FRC बनेगी, फॉरेस्ट राइट कमेटी गांव के स्तर पर, वो तय करेगी। ये बहुत दूसरा महत्वपूर्ण जो है अधिकार है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो ये है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के आने के बाद कई सारे जो है दुश्वारियाँ लोगों के सामने खड़ी हो गई। मतलब आप हरा पेड़ नहीं काट सकते, तो आप खेती नहीं कर सकते, आप सड़क नहीं बना सकते, आप पानी नहीं ला सकते, इस तरीके की बाधाएं आ गई थी। तो इस कानून में उन बाधाओं को ख़त्म करने की कोशिश की गई है कि 19 तरीके की जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए अगर 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन की ज़रूरत है और उस 1 हेक्टेयर में 75 से कम पेड़ आ रहे हैं, तो अब वो केंद्र सरकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं FRC जो है उसका प्रस्ताव पास करेगी और जो डिविजनल लेवल की कमेटी है वो इसको पास कर देगी। हाँ, एक चीज़ और जानना चाहते थे कि इसमें जो तीनों बिंदु आपने बताए कानून के महत्वपूर्ण, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु कुछ ऐसा भी है कि 3 पीढ़ियों से, माने कब से पहले तक, किस सन से पहले से जो लोग रहते आ रहे हैं उनको दे ही देना चाहिए, उसमें क्या है? देखिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये साक्ष्य से जुड़ी हुई है। दरअसल जब आप उसकी जो भी FRA के भीतर एक प्रोसेस बताई गई है कि कैसे FRC बनेगी, फिर कैसे ब्लॉक लेवल की कमेटी बनेगी और कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनेगी, और जो FRC जो बननी है उसके भीतर पूरी भूमिका जो है वो गांव वालों को दी गई है, किसी सरकारी अधिकारी को नहीं रखा गया है। और उसके भीतर ये कहा गया है कि आपको एक जो है क्लेम फॉर्म दिया जाएगा, आप उसको भरोगे। उसमें छोटी छोटी जानकारियां हैं, बहुत बड़ी जानकारियां नहीं है कि आपका परिवार कितना बड़ा है, आपने कितनी ज़मीन के ऊपर खेती करी है, आपका मकान कितना बड़ा है, ये सब आप उसके भीतर से आप रह रहे हैं, इसका भी क्या है? जी बताता हूँ। तो उसके बाद उसमें एक जो श्रेणी दी गई है उसमें कहा गया है कि आप जहाँ यहाँ पर हैं इस बात का क्या प्रमाण है, ये आपको स्थापित करना पड़ेगा। और उसके लिए कट ऑफ डेट बनाई गई है 13 दिसंबर 2005 जी। तो 13 दिसंबर 2005 के दिन आपको जिस ज़मीन का आप दावा कर रहे हैं उसके ऊपर आपको होना चाहिए। यहाँ पर कानून 2 तरीके की बात करता है। एक तो ये कानून यहाँ पर आकर के बढ़ जाता है जनजातियों के लिए या आदिवासियों के लिए, और दूसरी तरफ जो वो बात करता है OTFD यानी जो अदर फॉरेस्ट डवेलर्स हैं उनकी बात करता है। तो जैसे गुर्जर जो समुदाय है ये OTFD में आता है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक शर्त और लगाई है, मान लो अगर ये जनजाति है तो उसको तो सिर्फ 2005 का प्रमाण देना है कि 2005 के दिन मैं यहाँ पर था, और वो प्रमाण किसी भी तरीके का हो सकता है, तो उसका दावा स्वीकृत हो जाएगा। लेकिन जो OTFD है उसको साथ में ये बताना है कि पिछली 3 पीढ़ियों से उनकी जो निर्भरता है वो वनों के ऊपर है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उसके पिताजी और उसके दादाजी जो हैं वो वनों पर निर्भर रह करके अपनी आजीविका चला रहे थे। अब देखिए, इस बात को लेकर के जिस तरीके से उत्तराखंड के भीतर इस बात को घुमाया गया है, तो बार बार यहाँ के जो वनों से जुड़े हुए अधिकारी भी हैं और जो बाकी समाज कल्याण से जुड़े हुए अधिकारी भी हैं, जो यहाँ की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसके लोग ये कहते हैं कि आप 75 साल का एक लिखित प्रमाण लेके आइए, ये प्रमाण करिए कि 75 साल पहले आप इसी ज़मीन के ऊपर थे, तो हम आपका दावा स्वीकृत कर सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और इसको लेकर यह संभव है, शायद ना दे पाए, किसी के लिए भी संभव नहीं है वो, इवन इनको छोड़ दीजिए। एक किस्म का ये NRC का ही है। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से ये NRC का है कि कागज़ दिखाइए तो हम, बिल्कुल। और इसीलिए जब NRC आया था तो इन लोगों की बहुत चिंताएं बढ़ गई थी, और इन लोगों ने मीटिंग करने के बाद NRC को समझने की कोशिश करी इसी संदर्भ में कि अगर NRC लागू होता है तो हमारे पास प्रमाण क्या है, और वो प्रमाण इनके पास कुछ नहीं है। तो ये तो एक तरीके से यही नहीं, सिर्फ ये जिन 200 वनगांवों का मैं जिक्र कर रहा था यहाँ उत्तराखंड के भीतर, वो सारे लोग तो विदेशी साबित हो जाएंगे। ये एक बड़ी चिंता जो है लोगों के आगे खड़ी है। लेकिन इस कानून का जहाँ तक ये बात करी थी कि ये 75 साल वाली बात, ये बिल्कुल जो अधिकारी हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लेकर के कई बार जो है अपनी जियो जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के अधिकारी ये मानने के लिए राजी नहीं है। जी हाँ, एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो वन गुर्जर समुदाय है उसमें एक मुस्लिम धड़ा है, एक हिंदू धड़ा है, या अदर रिलीजन का है, इनके बीच के कॉन्ट्रडिक्शन को भी क्या सरकार को इस्तेमाल कर रही है? इन सारे कानूनों में कुछ लोग होल उनको दे दिए गए हैं, या अगर ये तलवार गिरेगी तो दोनों पर समान रूप से गिरेगी? देखिए, जहाँ तक गुर्जरों में मुस्लिम और हिंदू धड़े की बात है वैसा नहीं है।
वन गुजर एक अलग गुजर देखिए जो है पूरे देश जिसका अभी सफ़ी भाई ने बात कही कि हम दोनों के रीति रिवाज भी बिल्कुल एक हैं, मुस्लिम हम। मैं आता हूँ उस पर। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो कि वन गुजर जो है वो मुस्लिम ही है। अच्छा। हाँ, हिंदू वन गुजर नहीं है। पहली बात तो ये जिसका जिक्र कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हमारे पास ही बनगांव हैं, अच्छा, फॉरेस्ट विलेजेस हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे ये रह रहे हैं वैसे वो भी रह रहे हैं, उनकी हालत भी वही है। अच्छा, लेकिन वो हिंदू है, ये वाली बात आ रही थी। अच्छा। लेकिन गुजर जो है वो अच्छा, वन उनका गुजर जो है, हाँ, वो आपने पहले ही सवाल में जवाब दे दिया कि 2005 में वो अपना दिखा दें तो हो जाएगा। इनके साथ जो है 75 साल का हिसाब मांगा जा रहा है। जो है वो मांगा जा रहा है। तो तरुण जोशी जी ने बहुत विस्तृत तरीके से एक मोटा मोटी बहुत कम समय में इस बात को समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से जो किसान लड़ रहे हैं अपनी ज़मीनों के को न जाने देने के लिए कि ये ज़मीनें चली जाएंगी अगर तीनों कृषि कानून लागू हो जाएंगे, उससे पहले ही ये लड़ाई बहुत समय से उत्तराखंड में चल रही है, क्योंकि वन गुर्जर या जो वन ग्राम है वहाँ पे अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला है। जिन लोगों की बात आप कर रहे थे कि जो प्लांटेशन के लिए आए थे और यहीं रह गए थे, आज तक वो एक गांव है जहां पे मैं गया था, क्या नाम है उसका? कालागढ़। और वहाँ पे अभी तक जो है उस गांव में उसको इलीगल गांव कर दिया गया है और वहाँ पर बिजली भी अभी तक नहीं पहुँची है। तो ये हालात हैं जो कि जिसको लेकर के उत्तराखंड में एक तरीके से बहुत आक्रोश पहले से रहा है। और अब चूंकि किसान आंदोलन अपने उरूज पर है और किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक होप वन ग्राम के लोग जो हैं वो भी देख रहे हैं। तो हम इस लाइव को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।